फयाज़ विलान साहब, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। माज़रत की ख्वास्तकार हूँ देरी के लिए, बट दिस इज़ व्हाट द लाइफ इज़। वेलकम टू द शो सर। अस्सलाम वालेकुम आरफा बाजी, आपका तमाम प्रोग्राम देखने और सुनने वालों को भी मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, आज अल्टीमेटली रावलपिंडी के GHQ और हमज़ा कैंप में तोड़ फोड़ के 2 मुकदमात में साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को नामज़द कर दिया गया है। न सिर्फ ये, बल्कि वो सियालकोट में, पिंडी के बीच में, लाहौर के बीच में, जहाँ जहाँ तोड़ फोड़ का वाक़या है तो इमरान खान साहब को हर जगह नामज़द किया गया है। तोशा खाना का केस भी वापस आ गया है, उस पर दोबारा समाअत का आगाज़ कर दिया गया। क्या फरमाएंगे? इमरान खान पे चारों तरफ से इन्होंने जो घेरा तंग कर लिया है, और इमरान खान जिस तरह पिछले कुछ दिनों से खुद पेशीनगोई कर रहे थे एक अक्लमंद सियासतदान के तौर पे कि मैं अरेस्ट होने वाला हूँ और मेरा बिल्कुल अरेस्ट की गिरफ्तारी की पूरी तैयारियां हैं। जिस तरह कहा जा रहा था कि ईद की छुट्टियों के दौरान या ईद की छुट्टियों के फ़ौरन बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन जो अदाद-ओ-शुमार और जो आगे पीछे से रिपोर्ट्स आती हैं उसमें शायद वो इमरान खान को गिरफ्तार करने का हौसला नहीं पड़ रहा था गवर्नमेंट का, वफाकी गवर्नमेंट का। और अब भी कुछ कंफर्म नहीं है। ये सारे तैयारियां हैं उनकी, और तैयारियां बिल्कुल सही हैं। आपने कहा कि जिस तरह 9 मई के वाक़यात में उन्हें नामज़द किया गया, क्योंकि ये बयानात ले रहे थे लोगों को, जिन लोगों को इन्होंने पकड़ा हुआ था, उन लोगों के बयानात के तनाज़ुर में इमरान खान के गिरद घेरा तंग करना था। क्योंकि इमरान खान ने जिस तरह कहा है कि मैं खुद अपने आप को डिफेंड करूंगा, और इमरान खान ने तो यहाँ तक कह दिया है कि आप मिलिट्री कोर्ट में बेशक मेरा ट्रायल करें, मुझे सुने, मैं वकील को भी नहीं लूँगा। भाई उनकी जज्बाती तकरीर थी, सियासी तकरीर थी, लेकिन लग रहा है कि मिलिट्री कोर्ट से वो बच जाएंगे और एंटी टेररिस्ट कोर्ट, दहशतगर्दी की अदालत में उनका होगा, केस चलेगा, और उसमें कोशिश होगी कि जल्दी से जल्दी केस निपटाया जाए। अब वहाँ अगर उन्हें लग रहा है कि अगर वहाँ देर हो गई तो दूसरी तरफ ये तोशा खाना का जो केस था उसको दोबारा ताज़ा कर दिया गया है। तोशा खाना के केस पे बेसिकली 2 केस चल रहे हैं। एक केस है इलेक्शन कमीशन का और एक है नैब में। इलेक्शन कमीशन वाले तो तकरीबन अपने तौर पर इस नतीजे पे पहुंच चुके हैं कि तोशा खाना में इमरान खान ने गड़बड़ की है, और वो कहते हैं कि इन्हें नाअहल किया जाए। और वो केस नैब वाला जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब आया तो बेसिकली इमरान खान का कहना यह है कि जब मैंने अपने गोशवारे जमा कराए थे उसका एक लिमिटेड टाइम होता है कि आप 30 डेज के अंदर, 60 डेज के अंदर, या जो भी उसका एक टाइम है, स्पेसिफाइड टाइम होता है, उसके अंदर एतराज़ क्यों नहीं किया गया। इसलिए ये तो आपका एतराज़ बनता ही नहीं है, एक बात। दूसरी बात यह है कि अगर वो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर जो मियाँ वाली था, वहाँ मैंने किया था, वहाँ से कुछ नहीं हुआ, तो अब यहाँ से अचानक आप कैसे चीज़ें उठा के ले आए हैं। उसमें इलेक्शन कमीशन के पास ये लेके, इलेक्शन कमीशन जो है वो लेके गया है उनके पास इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब गया तो हाई कोर्ट ने उसे एहतसाब के हवाले वापस कर दिया, और एहतसाब कोर्ट को कहा कि आप 7 दिन के अंदर करें। अब एहतसाब कोर्ट वाले जो हैं वो वैसे आपको पता है वहाँ तारीखें लंबी मिल रही हैं, तो ये केस इतना उलझा दिया है इन्होंने। लेकिन जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट इस्लामाबाद में अभी हाल ही में एक लगाए गए थे, इससे पहले जो वहाँ एडिशनल सेशन जज थे वो शायद परफॉर्म नहीं कर रहे थे मौजूदा गवर्नमेंट की तवक्को के मुताबिक। 2-4 हफ्ते पहले हमने बात की थी, नए लगाए थे इन्होंने हुमायूं दिलावर खान, और वो हुमायूं दिलावर खान चुन के लगाए गए थे सिर्फ इमरान खान को करने के लिए, इमरान खान के खिलाफ फैसले तेज़ करने के लिए, या अपनी मर्जी के, उनसे मुबैना तौर पर मर्जी के फैसले लेने के लिए ये कोशिश की गई थी। इसमें यह था कि वो हुमायूं दिलावर खान, अब देखते हैं कि उनके पास एक तो ये केस आ गया है वापस, और हुमायूं दिलावर खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये इंस्ट्रक्शंस भी दी हैं कि आप 7 दिन के अंदर फैसला दें। एक और इस्लामाबाद सेशन कोर्ट में एक और केस आ गया है, एक और दरख्वास्त आई है। उसमें एक शहरी ने दरख्वास्त की है कि इमरान खान के जो इद्दत का मामला था वो सिविल जज ने तो रिजेक्ट कर दिया था कि इद्दत के दिन पूरे हुए थे या नहीं हुए थे, उन्होंने काबिल समाअत ही नहीं उसे कहा था, और कहा था ये नॉनसेंस है, आपकी जो दरख्वास्त है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, उसे उन्होंने कोर्ट से उठा के बाहर फेंक दिया था। अब वही शहरी दोबारा सेशन कोर्ट में चला गया है और उसने कहा है कि जी ये इमरान खान की शादी जो हुई थी बुशरा बीबी से, ये इद्दत के दिन पूरे नहीं हुए थे, पिछला निकाह से वो फारिग हुई थी और आगे इन्होंने कर ली, तो ये गैर अखलाकी हरकत थी, इस पर फैसला दिया जाए कि वो मुल्क में, चाहे प्राइम मिनिस्टर पहले भी थे तो गलत है, आइंदा वो प्राइम मिनिस्टर बनने के अहल नहीं है, वो एक गैर अखलाकी हरकत में के मुर्तकब हुए हैं और गैर शरई हरकत के मुर्तकब हुए हैं। तो उस केस को भी दोबारा समाअत के लिए इमरान खान को कल तलब कर लिया गया है इस्लामाबाद सेशन कोर्ट में। तो इद्दत वाला मामला भी दोबारा ताज़ा कर लिया गया है, तोशा खाना वाला भी दोबारा ताज़ा कर लिया गया है। तोशा खाना वाला इलेक्शन कमीशन का अपने तौर पर चल रहा है, नैब वाला अपने तौर पर चल रहा है, दोनों में चल रहा है। तीसरा जो है
इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त दी है, अपने वो जो तौलिया बरदार थे ओन चौधरी साहब, उन्होंने एक दरख्वास्त दी है और बड़ी कमाल की दरख्वास्त दी है। उन्होंने कहा है कि जी इमरान खान ने फ़ौज मुखालफ तकरीरें की हैं, फ़ौज मुखालफ बयानात दिए हैं, और हवाला उन्होंने दिया है। क्या मजाक है कि हवाला किसका दिया है? उन्होंने हवाला दिया है, ख्वाजा आसिफ साहब ने एक लेटर लिखा था लंबा चौड़ा इमरान खान के खिलाफ कि इमरान खान ने अब तक ये फ़ौज के खिलाफ बातें की हैं बतौर वज़ीर दिफा। ख्वाजा आसिफ का लेटर साथ लगाया गया है उस दरख्वास्त में सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने उसे बुला भी लिया है उसके इसको समात के लिए। और उसमें मुझे समझ नहीं आती कि जब ओन चौधरी साहब को वहाँ तहरीक इस्तेकाम पाकिस्तान के जो एडिशनल सेक्रेटरी जनरल हैं उन्हें बुलाया जाएगा तो उनसे पूछा जाएगा कि ये लेटर तो ख्वाजा आसिफ साहब का है, लिखा तो ये सारे इल्ज़ामात तो ख्वाजा आसिफ साहब ने लगाए हैं, तो आप कौन हैं? तो वो क्या कहेंगे कि मैं ख्वाजे का गवाह हूँ। तो ख्वाजे का गवाह आपको पता है किसको कहा जाता है। तो ये ओन चौधरी साहब को वहाँ भी जाके हजीमत होगी, शर्मिंदगी होगी उन्हें, क्योंकि ख्वाजा आसिफ साहब के बयान के लेटर के मुताबिक अगर आर्मी के खिलाफ बयानात देने पे कार्रवाई होनी है तो फिर तो बिस्मिल्लाह नवाज शरीफ साहब से शुरू करनी चाहिए। सबसे पहले तो आर्मी के खिलाफ बयानात नवाज शरीफ साहब ने लगाए, फिर मरियम नवाज ने आर्मी के खिलाफ तकरीरें की, फिर आसिफ जरदारी साहब ने कहा था कि ईंट से ईंट बजाऊंगा, फिर मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा था कि मेरी जेब में वही शनाख्ती कार्ड है जो आपकी जेब में शनाख्ती कार्ड है, फिर इमरान खान ने जो तकरीरें की बिल्कुल उन पर भी बात कर लें, और फिर ख्वाजा आसिफ साहब ने जो तकरीर की थी असेंबली के फ्लोर पे की थी और बाहर भी कई दफ़ा की, इंटरव्यूज़ में कहा, उनको भी फिर लाइन में ले आएँ जो खुद लेटर लिखने वाले हैं, फिर अयाज सादिक साहब को भी नाअहल करवाएं, फिर बाकी जिन जिन लोगों ने आर्मी के खिलाफ तकरीरें की हैं सबको नाअहल कराएं। तो फिर उसके बाद तो लगता है मेरे ख्याल में सिर्फ एक ओन चौधरी साहब बच जाएंगे और शहबाज शरीफ साहब बच जाएंगे, और तो शायद पाकिस्तान के सियासी अरीना में शायद ही कोई लीडर ऐसा बचा हो जिसने आर्मी के खिलाफ कभी कोई तकरीर ना की हो, बात ना की हो, बयान ना दिया हो या इंटरव्यू ना दिया हो। जी, तो घेरा इमरान खान के खिलाफ तंग किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया। इमरान खान के खिलाफ घेरा तंग किया जा रहा है। सर मैं ज़रा पॉलिटिक्स की तरफ रहना ज़रूर चाहती हूँ, मगर मैं बड़े गम के साथ ये कहना चाहती हूँ, मेरा आपसे सवाल है, आप लिखते भी हैं, आपका कलम भी बहुत मजबूत है। वोट अल्टीमेटली देना है अवाम ने, ठीक है, क्या वजह है, क्या मजबूरी है उस अवाम की कि वो एट द एंड ऑफ द डे इलेक्ट करते हैं इन्हीं करप्ट लोगों को जो बार बार आके उन लोगों को नुकसान पहुंचाए हुए होते हैं। ओन चौधरी की बात कर रहे हैं आप, जहांगीर तरीन की बात कर रहे हैं। अगर ये इतने ही गलत हैं तो इलेक्शन इस साल तो होते नहीं, अगर अगले साल होते हैं तो कौम को चाहिए फिर वो फैसला करे कितनी रिगिंग कर लेंगे। इनको चाहिए, कौम को चाहिए कि वो फिर उनको धत्कारें और उनको वोट ना दें। अच्छा, ये अवाम हमारी इतनी भोली है कि अवाम के इस भोलेपन का फ़ायदा उठाते हुए अब ये जो सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई को तहलील करने की, पीटीआई को ख़त्म करने की, पीटीआई को बैन करने की जो दरख्वास्त है अपने ओन चौधरी साहब की, तहरीक इस्तेकाम वालों की, इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी वालों की, उनकी सिर्फ यही कोशिश नहीं है कि पीटीआई को तहलील कर दिया जाए, बैन कर दिया जाए, सियासत से आउट कर दिया जाए, उन्हें नाअहल करार दिया जाए, चेयरमैन को भी और उस पार्टी को भी इलेक्शन में हिस्सा ना लेने दिया जाए, बल्कि अगली एप्लीकेशन उन्होंने तैयार रखी हुई है जो इलेक्शन कमीशन में जाएगी। अगली एप्लीकेशन होगी कि बल्ले का निशान हमें दिया जाए, और बल्ले का निशान इस्तेकाम पाकिस्तान वाले लेने की कोशिश करेंगे और उन्हें लेके दिया जाएगा, क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज या नवाज शरीफ या इमरान खान, अपना आसिफ जरदारी, या ये तो ले नहीं सकते। तो अल्टीमेटली बल्ले का जो निशान है वो भी इनको दिलवाया जाएगा इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को, और फिर ये समझते हैं कि अवाम को हम बल्ले का निशान होगा उस पे पर्ची पे, और फिर कैंडिडेट भी सारे उनके पीटीआई के तोड़ के वहाँ लाए जाएंगे। तो शायद अवाम इतनी भोली है, इतनी सादी है, इतनी बेवकूफ़ है कि वो बल्ले के निशान पे स्टैंप मोहर लगा देंगे और हमारे कैंडिडेट जीत जाएंगे, वो जो इमरान खान के खिलाफ हैं, जो इमरान खान की पार्टी के अंदर से बगावत करके बाहर निकल रहे हैं। अब इतना भोली नहीं है हमारी अवाम। आपका बिल्कुल कहना बजा है कि अवाम क्यों बार बार वोट देती है, लेकिन वो शायद अवाम जितने वोट उन्होंने बार बार अवाम ने देने थे दे चुकी है। अब इस दफ़ा सूरत हाल ऐसी नहीं होगी, सूरत हाल काफ़ी मुख्तलिफ होगी। ये तजर्बा ज़रूर वो करेंगे, और ये तजर्बा मैं चाहता हूँ वो करें, क्योंकि इस दौरान बेशक इमरान जीते या हारे, कम अज़ कम ये टेस्ट हो जाएगा कि हमारी कौम क्या वाकई इतनी ही सादी है जितनी हमारी बहन आरफा मुजफ्फर समझ रही हैं, या वह हमारी अवाम ने इन पै दर पै जो से कचोके लगे हैं, इससे इस अवाम ने कुछ सीखा भी है। अभी आपने जहांगीर तरीन साहब की बात की, हम उनसे ज़ाहिर अफसोस करते हैं। उनके भाई जो हैं, उनकी अचानक वफ़ात हो गई है कल। उनका नाम आलमगीर तरीन था। वो मुल्तान सुल्तान्स के ऑनर थे, और शमीम एंड कंपनी एक ट्रेडिंग कंपनी थी, उसके भी डायरेक्टर और एमडी थे। इसके अलावा ज़ाहिर उनके छोटे भाई थे, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से ग्रेजुएशन उन्होंने की हुई थी, फिर मास्टर भी उन्होंने अमेरिका से किया हुआ था, बहुत पढ़े लिखे थे, लेकिन उन्होंने शादी नहीं की थी।
और अब उस पे जो लोग कह रहे हैं कि जी वो खुदकुशी नहीं है, वो उन्हें मारा गया है, जायदाद का झगड़ा था, प्रॉपर्टी का झगड़ा था, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, ये बिल्कुल गलत बात है। क्यों कि मैं दो हवालों से इसे गलत करार दे रहा हूँ। एक ये कि जहांगीर तरीन साहब को मैं जानता हूँ, बहुत करीब से जानता हूँ, फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन उन लोगों से मुझे मिली है जो इन्होंने जहांगीर तरीन के साथ काम किया है। अभी की नहीं इन्फॉर्मेशन, ये साल पहले की इन्फॉर्मेशन है। जहांगीर तरीन एक थारो जेंटलमैन है, बतौर बिजनेसमैन और बतौर बैंकर और बतौर मैनेजमेंट कंसल्टेंट और बतौर बिजनेस एज एग्री बेस्ड बिजनेस पर्सन के तौर पर उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। चीनी वाले स्कैंडल में किस तरह उनका नाम आ गया, वो किस तरह इन्वॉल्व हो गए, क्या हुआ, वो पाकिस्तान में एक तरीका है, वहाँ कार्टेल बन जाते हैं, चाहे चीनी वाले हों, सीमेंट वाले हों, आटे वाले हों, लोहे वाले हों, सरिये वाले हों, वो सारे बना लेते हैं। उसमें ये बना और इनको सजा हो गई, बिल्कुल वो सजा होनी चाहिए थी, वो ठीक सजा हुई, वो उन्हें बख्श दें। बाकी अदरवाइज अदर देन दैट उनका ऐसा मामला नहीं था कि वो जायदाद की वजह से उनके भाइयों के और बहनों में झगड़े होते, बिल्कुल नहीं। दे आर बिलियनियर पीपल्स, उनका ऐसा झगड़ा कोई नहीं है। ये क्लियर कट अभी तक जो नजर आ रहा है खुदकुशी का है, क्योंकि उन्होंने खुद सर में गोली मारी है और वहां से जो पेपर मिला है खुदकुशी करते हुए, उन्होंने जो आलमगीर तरीन साहब ने जो लेटर लिखा है उसमें उन्होंने सॉरी की है अपने तमाम चाहने वालों से, और उन्होंने अपने एक मुलाजिम आलिम का नाम बताया है कि जहांगीर तरीन को कहा है कि प्लीज इस आलम का ख्याल रखना, इसने सारी जिंदगी मेरा ख्याल रखा है, मैं तंग आ चुका था अपनी बीमारी से। उनको जो बीमारी थी वो एग्जैक्टली मैं इसलिए उस पर बात करना चाहता हूँ कि ये कुछ अर्सा पहले तक ये मुझे भी स्किन की इशू था, स्किन की अभी भी मेरे प्रॉब्लम है, यहाँ अभी भी मैं ट्रीटमेंट करवा रहा हूँ, लेकिन अब मैं बिल्कुल बहुत बेहतर हूँ। 2011 में मुझे जब फर्स्ट टाइम ये स्किन डिजीज शुरू हुई, इसको कहते हैं ऑटो इम्यून डिजीज। ये ऑटो इम्यून डिजीज ये होता है कि आपका इम्यून सिस्टम जो है वो रिएक्ट करना शुरू कर देता है कुछ फूड्स को, कुछ एनवायरनमेंट को, कुछ चीज़ों को, कुछ दवाओं को, और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता आपका इम्यून सिस्टम खत्म हो जाता है और फिर ये स्किन के आपके प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। तो मैंने यहाँ तमाम डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराने के बाद जब मैं यहाँ डॉक्टर आइजनबर्ग कनाडा में, एक तकरीबन 80-85 साल उनकी एज है, बहुत सीनियर हैं, बहुत बुजुर्ग हैं और बड़ा नाम है उनका, वो वंस अ मंथ मिसिसागा भी आते हैं और ओंटारियो स्ट्रीट पे उनका ऑफिस है। डॉक्टर आइजनबर्ग जर्मन साइंटिस्ट हैं, उनसे मैं डॉक्टर साइंटिस्ट हैं, उनसे मैं मिला, उनसे मेरी अपॉइंटमेंट बनी, उनसे चेक कराया अपना। तो उन्होंने मुझे चेकअप करने के बाद जो दवाई लिखी और उन्होंने कहा कि ये दवा मैं जो मैं दे रहा हूँ ये आखिरी दवा है, इसके अलावा तुम्हारा कोई इलाज नहीं है। मैंने कहा जी ठीक है। उन्होंने कहा ये दवा मैं तुम्हें दे रहा हूँ लेकिन इसके कुछ साइड इफेक्ट बताना मैं ज़रूरी समझता हूँ, तो मैं बता रहा हूँ। मैंने कहा जी बताएं। उन्होंने कहा इसके 800 साइड इफेक्ट हैं और उन 800 साइड इफेक्ट में से मैं सारे तो नहीं बता सकता, 2-4 मोटे मोटे तुम्हें बताता हूँ। एक ये कि तुम्हारे हाथ पाँव कुछ अरसे बाद मुड़ने शुरू हो जाएंगे। दूसरा ये कि तुम्हारी कमर आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएगी, तुम उठ नहीं सकोगे, चल नहीं सकोगे। और तीसरा उन्होंने कहा इसका बीनाई पे असर होगा और आहिस्ता आहिस्ता बीनाई भी तुम्हारी खत्म होगी। चौथा उन्होंने कुछ और बताना शुरू किया, तो मैंने कहा डॉक्टर प्लीज स्टॉप इट, आई डोंट वांट टू लिसन एनी मोर। उन्होंने कहा कि नहीं मैं और बता सकता हूँ। मैंने कहा नहीं। दवाई मैंने उनसे, उन्होंने जो लिखी थी वो मैंने ले ली घर जाके बैठ के। अब दवाई मेरे सामने पड़ी हुई थी, मैंने दवाई लेने की मुझ में हिम्मत नहीं हुई थी। बाद में मुझे यहाँ एक हकीम साहब मिले तो मैंने उनसे ट्रीटमेंट कराया तो मैं उससे ठीक हुआ। लेकिन उस वक्त मेरी इतनी शदीद कैफियत ख़राब थी कि मैं जब खारिश होती थी तो मैं दोनों हाथों से खारिश करता था, एक हाथ से मैं अपने बॉडी को खारिश नहीं कर सकता था। एक रात को मैं सोए हुए अचानक उठ के बैठ गया तो मेरी वाइफ, अल्लाह ने जन्नत नसीब करे, उन्होंने कहा क्या हुआ है फयाज, क्यों उठ के हो, क्या हुआ है? तो मैं दोनों हाथों से अब खारिश कर रहा था। तो उन्होंने कहा मैं गोली दूं। मेरी उस वक्त कैफियत ये थी कि मैंने कहा गोली दो लेकिन खाने वाली नहीं, दूसरी अगर गोली है तो वो दो, मैं अपने आप को गोली मारना चाहता हूँ। जिन लोगों को ये स्किन की डिजीज, ये ऑटो इम्यून डिजीज हो जाती है, लिटरली उनकी कैफियत यही होती है कि बंदा उस वक्त कहता है कि मैं अपने आप को गोली खाने वाली नहीं, दूसरी हो तो वो मार लूं, क्योंकि उसके बाद बंदे को लगता है कि अब मेरी कोई जिंदगी नहीं है, दिस इज दैट्स इट। एग्जैक्टली उसी सिचुएशन से आलमगीर तरीन साहब गुजरे हैं। और ये मेरा एक किस्सा नहीं है, एक और हमारे फैब्रिक बुटीक टाइम वाले यहाँ फारूक हसन साहब थे, उनकी मिसेज को यही इश्यू था। एग्जैक्टली यही रिपोर्ट फारूक साहब ने की। उन्होंने कहा एक रात मेरी मिसेज ने उठ के बैठ गई और वो खारिश कर रही थी। एग्जैक्टली मैंने कहा गोली दूं तो उसने आगे से ये जवाब दिया जो फयाज आपने अपनी मिसेज को जवाब दिया था। ये इतनी बुरी डिजीज है स्किन डिजीज, जिसकी वजह से वाकई ये कैफियत हो जाती है। आलमगीर तरीन साहब के पास वहाँ पिस्टल मौजूद था, वो उस कैफियत में थे और उन्होंने लिखा कि मैं अपनी इस डिजीज से तंग था। तो उनके जो खुदकुशी का वाकया है उसे बिल्कुल इस तरह स्कैंडलाइज करने की जरूरत नहीं है कि जहांगीर तरीन साहब की कोई जायदाद का झगड़ा था। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं था। ये स्किन डिजीज थी, अल्लाह ना करे किसी और को हो, लेकिन स्किन डिजीज मेडिकल में इसका कोई इलाज नहीं है, हिकमत का है। हमारे यहाँ हकीम मुजम्मल साहब हैं, कनाडा में हैं, वो सिर्फ आपका अर्ली मॉर्निंग का यूरिन देख के आपका ट्रीटमेंट करते हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छा करते हैं। अगर किसी बंदे को स्किन के हवाले से कोई प्रॉब्लम होगा तो मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मैं हकीम मुजम्मल साहब का नंबर दे दूंगा और वो फी सबीलिल्लाह काम करते हैं, फ्री ऑफ चार्ज।
वो आपसे $1 चार्ज नहीं करते, मुफ्त में आपका इलाज करते हैं, सिर्फ दुआएं लेते हैं आपसे, क्योंकि ही इज डूइंग रियली अ गुड जॉब इन कनाडा। वो एक कंपनी में यहाँ मैनेजर हैं, लेकिन हिकमत उनका खानदानी पेशा है और वो साइड पे करते हैं। तो इस पे हम माजरत करते ये हैं, मार्खम अफसोस का में इजहार करते हैं जहांगीर तरीन साहब से, अल्लाह ताला उन्हें सब्र दे उनकी फैमिली आप को। जी हकीम साहब मार्खम में नहीं, पहले ये उस स्कार्बरो होते थे, अब ये मिल्टन मूव हो गए हैं, लेकिन उनका बिजनेस और उनकी जॉब जो है वो मिसिसागा में। हकीम साहब का नंबर मुजम्मल लेने नाम है के उनका, लिए हकीम हकीम मुजम्मल नाम मुजम्मल है, साहब, मेरा बेसिकली ख्याल है पिछले मेरी फैसलाबाद उनसे से। एक दफ़ा बात भी हुई है, और बहुत कमाल के इंसान हैं आप फयाज़ विलाना साहब को कॉल करके। और स्किन प्रॉब्लम की तो आप बात करते हैं, और मैं ज़ाती तौर पे अपनी ज़िंदगी में एक दफ़ा मैंने अपनी नींदों को गंवा दिया था, एक नहीं बल्कि 2 दफ़ा। और आप यकीन कीजिएगा कि दिन गुजर जाया करता है, मगर अगर रात को आपको नींद ना आए तो वो रात आपकी गुजरने का नाम ही नहीं लेती, यानी वक्त आगे बढ़ता ही नहीं है। और ये जो अली तरीन साहब थे, इनका आलमगीर तरीन साहब थे, इनको स्किन प्रॉब्लम भी थी, इनकी नज़र के ऊपर असर पड़ा इसी दवाई के खाने से, और इनको रात भर नींद नहीं आती थी, एंड ही वाज ऑल अलोन। और तन्हाई सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि जब आप अपनी दुख तकलीफ़ अपना गम किसी के साथ शेयर ना कर सकें। मगर मेरी आपसे सर थोड़ा सा हट के, पॉलिटिक्स से हट के ये सवाल है कि कुरान पाक का मैं ज़िक्र कर रही थी कि हम आयत का ज़िक्र करते हैं कि कुरान की आयत, और बुनियादी तौर पे आयत का मतलब है निशानियाँ। अल्लाह तबारक व तआला ने पूरा का पूरा कुरान पाक निशानियों से, जो कि इबरत के निशान है इंसानों के लिए, कुरान पाक का और अल्लाह के अल्फाज हैं कि हम कुरान पाक से सीखने के लिए भी तैयार नहीं हैं। पैसा और दौलत, शोहरत, डू यू थिंक कि आलमगीर तरीन साहब की इस तरह की मौत जो है किसी दूसरे के लिए इबरत का, कि मैं अगर नाजायज़ तरीके से पैसा इस्तेमाल भी कर रहा हूँ या मैं कमा भी रहा हूँ तो मेरे इस्तेमाल का, ये मेरे काम का नहीं है, अगर मेरा इम्यून सिस्टम या मुझे कोई बीमारी लाहक हो जाएगी, तो डू यू थिंक पीपल लर्न आउट ऑफ इट? अच्छा, ये जो जायज़ नाजायज़ तरीके से कमाने वाली बात है ना, हम आज ये फतवा यहाँ नहीं जारी कर सकते। अच्छा, क्योंकि जहांगीर तरीन साहब के बारे में भी जो रिपोर्ट आई थी, वो चीनी कमीशन की जो रिपोर्ट आई थी, उसमें इस कार्टेल की बात हुई थी कि इस कार्टेल ने ये किया। और जहांगीर तरीन साहब का सिर्फ चीनी का बिजनेस नहीं है, पाकिस्तान में सबसे अच्छा इनका जो कैटल फार्म है, सबसे अच्छी टॉप की जो डेयरी फार्मिंग है, वो जहांगीर तरीन साहब करते हैं। और जहांगीर तरीन साहब की फार्म हाउस में जो ऑस्ट्रेलिया से और साहिवाल नस्ल की और ऑस्ट्रेलिया नस्ल की जो गायें होती हैं, 2 साल बाद जहांगीर तरीन साहब वो नीलाम कर देते हैं, वो अपनी सारी गायें। और उनकी जो 2 साल बाद वो समझते हैं मैंने 2 साल इससे जितना दूध लेना था ले लिया है मैंने, उसकी नीलामी का बाकायदा अखबार में इश्तिहार शाया होता है। और उस नीलामी पे लोग 4-4, 5-5 लाख रुपए की उनसे गाय लेके आते हैं, जो उनके ख्याल में खत्म हो चुकी होती है, वो उसे नीलाम कर रहे होते हैं। लेकिन लोग वहां से नीलामी में लाखों की वो लेके आते हैं, और फिर वो कई साल उस गाय से और उस भैंस से दूध लेते हैं। तो वो क्वालिटी के एग्रीकल्चरिस्ट हैं। और इसके अलावा उनकी क्रॉप की प्रोडक्शन, तो वो सारी बंदा जो अपनी जिंदगी में बाकी जो मेहनत कर रहा है फील्ड में, हम उस सारी फील्ड की मेहनत को जाया नहीं कर सकते। अगर उसका एक चीनी कमीशन में नाम आ गया है तो चीनी में बिल्कुल उन्होंने पैसे कमाया होगा। लेकिन आप ये ज़हन में रखें कि पाकिस्तान में अगर आप किसानों से पूछें तो वो कहते हैं जब से जहांगीर तरीन इस चीनी के कारोबार में आया है, गन्ने के कारोबार में आया है, हमारी इज्जत में इजाफा हुआ है। क्योंकि पहले हम गन्ने की ट्रालियां और गन्ने के ट्रक लेके इन अपनी जो हमारी शुगर मिलें होती थी, उनके बाहर हफ्ता 2-2, 3-3 हफ्ते खड़े रहते थे। हमें अंदर से पर्ची नहीं मिलती थी। पर्ची इस बात की होती थी कि हाँ, हमने आपका गन्ना वसूल किया, ये पर्ची ले जाएं। पैसे फिर कभी मिलने होते थे और कभी नहीं मिलते थे, कभी साल बाद मिलते थे, कभी 2 साल बाद मिलते थे। लेकिन जहांगीर तरीन जब से इस बिजनेस में आया, इसने पैसे एडवांस देने शुरू किए। उसके बाद इनकी देखा देखी बाकी शुगर मिलों को भी एडवांस में गन्ने के पैसे किसानों को, काश्तकारों को देने पड़े। तो किसान और काश्तकार जो हैं पंजाब के और जनूबी पंजाब के, दे आर हैप्पी कि जहांगीर तरीन आया है। तो जहांगीर तरीन के जो बिजनेस एथिक्स हैं उसका भी आप ज़हन में रखें। एक कमीशन, चीनी कमीशन रिपोर्ट में जो नाम आया है, उसकी वजह से जो उसके नाम पे धब्बा आया है, मेरे ख्याल में वो उसकी काफी पहले ही भुगत चुका है, उसकी सजा भुगत चुका है, और मजीद आइंदा भी भुगता रहेगा जब तक वो चीनी के बिजनेस से टोटली आउट नहीं हो जाता। और मेरे ख्याल में उन्हें हो भी जाना चाहिए, उसके और बिजनेसेस बहुत ज्यादा हैं तो वो करता रहे। और जहां तक आलमगीर तरीन साहब का जिन्होंने खुदकुशी किया है उनका मामला है, उनका चीनी से कुछ लेना देना नहीं था। वो जनूबी पंजाब में पेप्सी के फ्रेंचाइजी थे,
पूरा जनूबी पंजाब उनके पास था। पेप्सी उस पूरे इलाके में जितनी फरोख्त होती थी उसकी मेन एजेंसी आलमगीर तरीन साहब के पास थी, उसकी और इसके अलावा बॉटल्स आलमगीर बनाने की तरीन साहब मुल्तान सुल्तान के ऑनर थे। हाँ, मैं जी अगर पेप्सी की जो बॉटल्स और टिन्स बनाए जाते थे उसकी फ्रेंचाइज इनके पास थी। पाकिस्तान में तो हुमायूं अख्तर के पास है ना ओवरऑल, हुमायूं अख्तर और अब्दुर्रहमान अख्तर के जो बेटे हैं हुमायूं अख्तर और दूसरे जो हैं उनके पास है, लेकिन जनूबी पंजाब में जो थी वो आलमगीर तरीन के पास थी, सही पूरा सही जनूबी पंजाब। सही। बहुत शुक्रिया सर। बहुत इंडिया ख़ास तौर पे इसको बहुत उठा रहा है कि हमारे वज़ीर ख़ारजा जनाब बिलावल भुट्टो साहब जब जापान गए तो वो आसफ़ा भुट्टो साहिबा भी उनके साथ मौजूद थी। ये तमाम के तमाम लोग दुबई से उठे और वहाँ चले गए हैं। वेयर एज़ आसिफ़ा भुट्टो के बारे में कहा गया कि वो जिस कमेटी के इजलास में उनको लेके गए उसके लिए वो आसिफ़ा भुट्टो साहिबा काम भी कर रही हैं। क्या वजह है कि बिलावल भुट्टो की इस चीज़ को बहुत ज़्यादा इंडिया ने उठाया है? इंडिया से तकलीफ है ना उन्हें, बिलावल भुट्टो को। आपको याद होगा बिलावल भुट्टो जब इंडिया गए थे अभी कुछ अर्सा पहले, तो उनके जो जयशंकर जो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने हाथ नहीं मिलाया था। उनके साथ जो इसकी हुई थी अपना बयानबाजी बैक एंड फोर्थ, उसमें बिलावल भुट्टो ने काफी टफ टाइम दिया था जयशंकर को। हालांकि बिलावल भुट्टो को ज्यादा तैयारी से जाना चाहिए था। हम सब लोग इतराज कर रहे थे बिलावल भुट्टो पे कि तुम्हें तैयारी के बगैर तुम गए थे, और तुम्हें इतने सीनियर पॉलिटिशियन, इतने सीनियर एक जो है अपना फॉरेन डिप्लोमेट, जिसने जब तुम पैदा हुए थे 1992-93 में, तो उस वक्त वो 6 साल की एक अपॉइंटमेंट उसे मिली हुई थी। 6 साल से वो वाशिंगटन में इंडिया के सेकंड एम्बेसडर थे, सेकंड इन कमांड थे वाशिंगटन डीसी में। उस वक्त उनकी इतनी सर्विस हो चुकी थी, और उस बंदे से तुम चक्कर लेने जा रहे हो और तुम प्रॉपर तैयारी से नहीं गए। इसके बावजूद बिलावल भुट्टो ने इंडियन गवर्नमेंट को, इंडियन मीडिया को, इंडियन थिंक टैंक्स को और इंडियन जो दानिश्वर हैं उस तबके को इस हद तक हर्ट किया था कि वो अभी तक वो जख्म चाट रहे हैं। हालांकि बिलावल का मुकाबला कोई नहीं बनता डिप्लोमेटिक एक्सपीरियंस के हवाले से वर्सेस जयशंकर, लेकिन इसके बावजूद बिलावल बहुत अच्छा बोला और बिलावल ने बिल्कुल टफ टाइम दिया। उसका असर ये है कि आज जापान में अगर किसी मीटिंग में आसफा साथ गई हैं, गलत गई हैं, नहीं जाना चाहिए था। और अगर आसफा ने वाकई कोई रोल अदा करना है तो उसे ऑफिशियली कोई डिजिग्नेशन दे देना चाहिए, और अगर वो कोई काम करने के काबिल है तो उससे काम लेना चाहिए। लेकिन कि बड़ा भाई जा रहा है तो छोटी बहन भी साथ चली जाए, ये गलत रवैया है। इसी तरह का रवैया एक जो है अपनाया था अपने मियां नवाज शरीफ साहब ने। आपको याद होगा 2013 में मैं भी मियां नवाज शरीफ साहब, उस वक्त मैं इस्लामाबाद में एक्सप्रेस मीडिया ग्रुप के साथ काम करता था, तो मियां साहब का वो दौरा कवर करने के लिए 2013 में मैं यूएन आया उनके साथ। लेकिन बाद अज़ां तस्वीरें जो निकली वो 2013 की थी या 2014 की थी, जिसमें मियां साहब खुद बैठे हुए थे और उस वक्त उनके साथ जब वो यूएन में वो सुन रहे थे मेन किसी लीडर की स्पीच, तो उनके साथ पिछली नशिस्त पे मरियम की छोटी बेटी बैठी हुई थी, जिसकी उम्र उस वक्त कोई 11-12 साल की बेटी साथ बैठी हुई थी। और वो सीट छोड़ी थी बाकायदा मलिया लोधी ने छोड़ी थी, या मसूद खान उस वक्त अपना यहाँ थे, या हमारे डिप्टी रेजिडेंट मिशन थे साहबजादा अहमद खान। इन तीनों में से किसी ने अपनी सीट छोड़ के उस छोटी 11 साल की बच्ची को वहां बिठाया था। ये रवैया नहीं होना चाहिए, ये काबिल मुजम्मत है। आज हमने मौका क्यों दिया इंडिया को कि इंडिया ने इस पर तनकीद की? बिल्कुल उन्होंने, उनका तनकीद का मौका कभी भी इंडिया हाथ से जाने नहीं देगा। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आसिफा इस काबिल हैं तो बिल्कुल उन्हें जिम्मेदारी दें, क्योंकि अब तो हुकूमत आपकी अपनी है। आप अगर अपने चच्चों को, मामुओं को, भाइयों को, भतीजों को, बहनों को, कजन्स को और अपने दोस्तों को और अपने दोस्तों के बच्चे बच्चियों को ओबलाइज नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? बिल्कुल हुकूमत है पीडीएम की, रज के खाएं, बिल्कुल लुट मचाएं जितनी मचानी है आपने। लेकिन आपको आईएमएफ ने बांध दिया है, आपको इलेक्शन कराने पड़ेंगे, और आईएमएफ ने यह भी कहा है कि ऐसे इलेक्शन कराएं जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल हों। देखें क्या होता है। इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल, मगर नून लीग इलेक्शन करने के हक में नहीं, वेयर एज जरदारी साहब पुरजोर तौर पे इलेक्शन चाहते हैं। डू यू थिंक इलेक्शन हो जाएंगे? इलेक्शन बिल्कुल होंगे, क्योंकि आईएमएफ ने ये जो इनके साथ मुआहदा किया है ना 9 महीने का स्टैंड बाई अरेंजमेंट, इसमें एक शिक है जिसमें ये उन्हें पाबंद किया गया है कि आपने इलेक्शन कराने हैं, और इलेक्शन वो कराएं जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल हों, फ्री फेयर शफाफ इलेक्शन कराएं। तो ये पाबंद तो हैं इलेक्शन में। और उन्होंने कहा है कि ये स्टैंड बाई इसलिए भी है क्योंकि 9 महीने के दौरान 3 गवर्नमेंट्स पाकिस्तान में एक्सपेक्टेड हैं। अभी गवर्नमेंट शहबाज शरीफ साहब की है 3 महीने, उसके बाद 3 महीने आएगी केयर टेकर गवर्नमेंट,
उसके बाद इलेक्शन होंगे तो फिर एक नई गवर्नमेंट आएगी। तो ये 9 महीने जो हैं इसमें 3 गवर्नमेंट से उन्हें डील करना पड़ेगा आईएमएफ को। तो जब आप इतनी कमजोर विकेट पे हैं कि आपको पता ही नहीं है कि टेबल की इस साइड पे आईएमएफ के सामने कौन बैठा होगा, आज कौन बैठा हुआ है, अगले 3 महीने बाद कौन बैठा होगा और उससे अगले 3 महीने बाद कौन बैठा होगा। तो इसलिए उन्होंने अपनी मर्जी की टर्म्स एंड कंडीशंस दी हैं। और आपको याद होगा पहली जो टेलीफोन कॉल थी मियां शहबाज शरीफ साहब की आईएमएफ की प्रेसिडेंट को, क्योंकि इसहाक डार साहब को तो उन्होंने झंडी दिखा दी थी, तो फिर प्राइम मिनिस्टर को इंटरवीन करना पड़ा। इसहाक डार ने मिन्नत की लिटरली शहबाज शरीफ की कि वो मेरी बात नहीं सुन रहे, प्लीज आप बात करें बतौर प्राइम मिनिस्टर, तो आपकी शायद फोन कॉल वो अटेंड कर लें। शहबाज शरीफ साहब ने जब बात की थी एमडी आईएमएफ से, तो उस खातून की पहली स्टेटमेंट ये थी कि पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम लाया जाए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाई जाए। इस पे बड़े लोग चीखे थे कि आईएमएफ कौन होता है हमें ये बताने वाला, लेकिन बाद में आईएमएफ ने बताया कि हम होते हैं। फिर नाक से इन्होंने लकीरें निकाली, नाक रगड़ी वहां जाके, तब जाके उन्होंने इनके साथ ये 9 मंथ का स्टैंड बाय एग्रीमेंट किया। और उस 9 मंथ के स्टैंड बाय एग्रीमेंट की वजह से ही आपको यूएई से भी पैसे आना शुरू हो गए, आपको सऊदी अरब से भी आना शुरू हो गए, और चाइना ने भी थोड़ी तरफ आपकी तरफ जो है नजर इल्तफात की। अदरवाइज अगर वो आईएमएफ ना करता तो इन जितने ये सारे हमारे दोस्त हैं इन सब ने यही कहा था कि अगर आईएमएफ आप पे एतबार करेगा तो फिर हम भी कर लेंगे, क्योंकि आईएमएफ का एक पूरा सिस्टम है, एक सेटअप है। हुकूमतों का तो ये होता है, फॉर एग्जांपल आपने मोहम्मद बिन सलमान को कहीं मिल लिया आपने और आपने रिक्वेस्ट कर ली, तो वो तो शहनशाह है, वो कह देगा। लेकिन उन्हें भी सबक हो गया है कि हम हर 2 महीने 4 महीने 6 महीने बाद, चाहे इमरान खान हो, चाहे नवाज शरीफ हो, चाहे शहबाज शरीफ हो, चाहे आसिफ जरदारी हो, चाहे यूसुफ रजा गिलानी हो, चाहे परवेज अशरफ हो, चाहे शाहिद खाकान अब्बासी हो, ये पाकिस्तान से फिर आ जाते हैं और बिरादर और मुस्लिम और वो कार्ड खेलते हुए हमसे फिर पैसे मांगते हैं। तो ये कब तक हम देंगे? तो उन्होंने कहा ठीक है आईएमएफ अगर आपको अप्रूव कर देगा तो हम भी दे देंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि आईएमएफ तो पूरी तसल्ली करके देगा, ऐसे ने आंखें बंद करके इन्हें नहीं देगा। और आईएमएफ ने भी जो एग्रीमेंट किया उसमें एक बाकायदा शिक है कि आप इलेक्शन कराएंगे, और इलेक्शन वो कराएंगे जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल होंगे। नाउ दे आर बाउंड कि इलेक्शन कराएं। अब सिर्फ ये कर सकते हैं कि असेंबली 24 घंटे पहले तोड़ दें और फिर ये 60 के बजाय 90 डेज के अंदर इलेक्शन कराने पड़े। तो 90 डेज में भी कराने पड़े तो ये अक्टूबर से आगे नवंबर चले जाएंगे, नवंबर से आगे दिसंबर में नहीं जा सकते, क्योंकि दिसंबर जनवरी फरवरी 3 महीने पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात में केपीके में शदीद सर्दी होती है, जहां वहां पोलिंग नहीं हो सकती इन 3 मंथ में। इसलिए इन्हें हर सूरत ये नवंबर में कराने होंगे और होंगे इंशाल्लाह। जी बहुत शुक्रिया। मेरा आपसे एक सवाल है सर कि पाकिस्तान में इमरान खान साहब के दौर में जनाब वो जो सरवर साहब हमारे एक जिनको उठा के ले आए थे इमरान खान साहब, उन्होंने पाकिस्तान पीआईए का भिट्ठा भट्टा गोल कर दिया, यानी इंटरनेशनली भी और नेशनली भी, आपको भी याद होगा। मगर आज अल्टीमेटली उन्होंने ये कहा गया है कि जाली पायलट्स का जो स्कैंडल था बिल्कुल गलत था। 180 पायलट्स जिनको जाली समझ के उनको ग्राउंड कर दिया गया था, सबको बहाल कर दिया गया। सर मतलब कैसा गदर है, आपकी फ्लाइट्स महदूद हुई, इस मुल्क का इतना नुकसान हुआ एक इंसान की ज़ुबान के जायके के लिए, और आज वो फैसला रिवर्ट हो गया। वो जो 180 पायलट्स हैं उनको बहाल कर दिया गया। पीआईए के उस नुकसान का कौन जिम्मेदार है? हमारा जो सिलसिला है ना पाकिस्तान में, कि हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें ऊपर की ख्वाहिश से होती हैं। ऊपर से ऑर्डर आ गया जी, ऊपर से बड़े सख्त अहकामात आए हैं जी, ऊपर से कह दिया गया है। कोई बंदा ऊपर से जाके देखता नहीं है कि ऊपर है कौन। सिर्फ हमारे यहाँ यही मसला है कि या उस वक्त गलत था सरवर खान साहब का कहना कि फेक डिग्रीज पे लोग बैठे हुए हैं, या आज गलत है। और अगर उस वक्त ठीक था तो फिर आज कैसे ठीक हो, उस वक्त ठीक नहीं था तो आज कैसे ठीक हो गया है? ना उस वक्त ठीक था ना आज ठीक है। उस वक्त उन्होंने पता नहीं किस तनाजर में जाके एकदम कह दिया और सबको रोक दिया गया, वहां स्टॉप लगा दिया गया, और आज एकदम सारे पास हो गए, सब ठीक हो गए। ये दोनों तरीके गलत हैं। उस वक्त भी हमें कायदे कानून के मुताबिक डिग्री चेक करनी चाहिए थी, उनके ही नहीं चेक करनी चाहिए। हमें हमारे तमाम महकमों में, तमाम सरकारी इदारों में चेक करनी चाहिए। पाकिस्तान में ये एक तकरीबन इक्वल टू एक बहुत बड़ा सिन होना चाहिए कि आप फेक डॉक्यूमेंट पे जॉब ले लें, या फेक डॉक्यूमेंट पे आप तरक्की कर लें, या फेक डॉक्यूमेंट पे आप कोई लोन ले लें, या फेक डॉक्यूमेंट पे आप अपना लोन कोई माफ करा लें। ये सब गुनाह इंतहाई किस्म के कबीरा गुनाह में शामिल होने चाहिए। इसकी वहाँ सख्ती होनी चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ उस वक्त किसी ने आंखें बंद किए रखी और आज किसी की खुल गई, या उस वक्त किसी ने आंखें खोल ली और आज बंद कर ली। कहीं तो ज्यादती हुई ना, या उस वक्त हुई या अब हुई। तो मैं तो एक आम पाकिस्तानी हूँ, मैं तो कहता हूँ कि ज्यादती ना उस वक्त होनी चाहिए थी ना आज होनी चाहिए थी। आज अगर मुल्क के साथ ज्यादती की गई है कि आपने आंखें बंद करके 180 को दोबारा फिर ड्राइविंग सीट पे बिठा दिया है, वहाँ कॉकपिट में बिठा दिया है, तो आपने गलत किया है। और अगर उस वक्त अगर आपने 180 को
ऐसे ही अपना एक ऑफिस ऑर्डर से आपने उनको एक विद वन स्ट्रोक ऑफ द पेन आप उनको उठा के कॉकपिट से बाहर बिठा दिया था, तो आपने उस वक्त भी गलत किया था। उस वक्त भी थारो ड्यू डिलिजेंस होनी चाहिए थी, आज भी ड्यू डिलिजेंस होनी चाहिए, आज भी प्रॉपर तहकीक होनी चाहिए। लेकिन मसला वही है कि ये भागते हुए चोर हमारी अवाम की कौमी खजाने की लंगोटी जितना लूटना चाहते हैं वो लूट रहे हैं। इन्होंने कहा हुकूमत जा रही है तो जाते जाते वो 180 ज़ाहिर उसमें कुछ इनके सिफारशी होंगे 5, 10, 20, 30, 40, तो या वो ग्रुप गैंग बना के इकट्ठे गए होंगे, कहीं पेश हुए होंगे, तो उन्होंने कहा इनको राजी कर दो, इनको खुश कर दो। तो वो बेसिकली ये जाते जाते वो भागते चोर हमारी लंगोटी ले रहे हैं। उसी लंगोटी के सिलसिले में एक और मैं आपको ताज़ा तरीन एक और वारदात इनकी बता दूं। इन्होंने अभी क्या किया है, कुछ दिन पहले इन्होंने एक मूव चलाई थी इस्लामाबाद। आपको पता है इस्लामाबाद सोने की चिड़िया है, इस्लामाबाद में 1 इंच जमीन भी जो है इंतहाई महंगी होती है। इन्होंने एक मूव चलाई थी कि बरी इमाम से हम रोड एक निकालेंगे पीर सुहावा तक ऊपर। पीर सुहावा इधर से जाते हैं F7 F8 से जो रोड जाती है दामने को, वहां से पीर सुहावा ऊपर जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि पीर सुहावा को वो रोड आगे जो है वहां से एक लिंक निकालेंगे जो बरी इमाम निकलेगी प्राइम मिनिस्टर हाउस से बैक से, कायद आज़म यूनिवर्सिटी की बैक से, और वहां फिर जाहिर है फिर इसी तरह के मोनाल और जिस तरह के ला मोन्टाना और इस तरह के स्पॉट्स बनेंगे, और वहाँ बिलियंस ऑफ डॉलर्स की वहाँ इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्टेड थी इनसे, इनकी कारोबार हैं, इनके धंधे हैं। तो वो उस पर सिविल सोसाइटी ने एहतजाज किया। हमारी जो महकमा मौसमियात की मिनिस्टर हैं, मौसमियाती तब्दीली के मिनिस्टर हैं शीरी रहमान, उन्होंने एहतजाज किया। तो वहाँ CDA फिर रुक गया वो करने से। CDA के चेयरमैन है नूरुल अमीन मैंगल, और वो शहबाज शरीफ साहब के हाथों में इन दिनों खेल रहे हैं। उस मंसूबे से वो रुके तो इन्होंने एक और वारदात कर दी। अभी परसों इन्होंने एक अप्रूवल करा ली हंगामी तौर पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से, और वो अप्रूवल ये है कि हरीपुर से एक रोड निकालेंगे जो शाह अलादित्ता एक गांव है इस्लामाबाद में, जो शहबाज शरीफ साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं डॉक्टर तौकीर शाह, जो मॉडल टाउन केस में मुल्ज़म नंबर 2 थे। मुल्ज़म नंबर अव्वल शहबाज शरीफ साहब थे। मॉडल टाउन के 14 कत्ल के जो केस थे मिनाजुल कुरान के सामने जो कत्ल किए गए थे उस वक्त पुलिस फोर्स के हाथों जो कत्ल हुए थे, उनमें मुल्ज़म नंबर अव्वल शहबाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब थे। मुल्ज़म नंबर 2 उनके उस वक्त के पर्सनल सेक्रेटरी जनाब डॉक्टर तौकीर शाह थे, और डॉक्टर तौकीर शाह इस वक्त शहबाज शरीफ साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं प्राइम मिनिस्टर हाउस में, प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरी में उनके साथ बैठते हैं। उनका गांव है संजानी के पास उनका आबाई ज़मीनें हैं, और वहाँ उन्हें फ़ायदा पहुँचाना है। डॉक्टर तौकीर शाह ने फ़ायदा पहुँचाना नहीं है, फ़ायदा लेना है। इसलिए हंगामी तौर पर ये रोड वहाँ से मंजूर कराई गई है। इस रोड पे भी वहाँ लोगों ने, मकामी लोगों ने एतराज़ किया, वाइल्ड लाइफ वालों ने स्पेशली, कि ये रोड भी आप मारगला की पहाड़ियों को काट के बनाएंगे। पहले जो पीर सुहावा से बरी इमाम रोड आनी थी वो भी मारगला का मसला था कि वहाँ जो वाइल्ड लाइफ है, वहाँ जो नेचर है, इकोसिस्टम है, वो सारा आप तहस नहस कर देंगे, आप वो ना करें। उससे अगर रुके तो अब ये शाह अलादित्ता से हरीपुर की तरफ इधर रोड निकाल रहे हैं। फिर इन्होंने जवाब ये पेश किया कि वहाँ पहले रास्ता तो है, रास्ता बिल्कुल है, एक देहाती रास्ता है, छोटा सा रास्ता है, तंग सी एक छोटी सी देहाती सड़क है। अब उसे इन्होंने कहा है कि 24 फुट की रोड है, इसे हमने रिपेयर करना है। रिपेयर के चक्कर में इन्होंने 40 फुट की इजाजत दे दी है। अब 40 फुट भी नहीं होगी। अमली तौर पर ये 37 करोड़ का मंसूबा था, इसे 52 करोड़ का अप्रूव कर दिया गया है। लेकिन जब इस पे काम शुरू होगा तो ये 52 करोड़ से भी बहुत आगे निकल जाएगा। और ये इस साइड पे इधर क्योंकि लोगों ने पैसे पकड़े हुए हैं, बहुत सारे लोगों ने, वहाँ हाउसिंग सोसाइटीज बननी है, वहाँ रेस्टोरेंट्स बनने हैं और रिजॉर्ट्स बनने हैं, तो इधर ये 7 किलोमीटर का थोड़ा सा एरिया है, लेकिन उसकी वजह से वाइल्ड लाइफ जितनी तबाह होनी है इस्लामाबाद में, शायद शीरी रहमान को और उस सिविल सोसाइटी इस्लामाबाद वाली को खबर भी ना हो, और वहां से ये तोड़ फोड़ शुरू कर देंगे। तो ये भागते हुए चोर हमारी पाकिस्तान की अवाम की और कौमी खजाने की लंगोटी लूटे जा रहे हैं जितनी ये लूट सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया फयाज़ भाई, आपका पूरे तरीके से आपने मुझे इसका इन्फॉर्म किया। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट अबाउट पाकिस्तान, वेरी अनफॉर्चुनेट। तो और आप किस चीज़ को कवर करना चाहेंगे? मैं गिलगित बल्तिस्तान में ये जो कर रहे हैं वो बड़ा अफसोसनाक सूरत हाल है। बिल्कुल सर। बल्तिस्तान इज नॉट जस्ट एन असेंबली, गिलगित बल्तिस्तान इज नॉट जस्ट अ डिस्ट्रिक्ट और 2 डिवीजन्स। मतलब डिप्टी स्पीकर भी एंटर नहीं हो सक रहा बीच में। एक गिलगित डिवीजन है और एक बल्तिस्तान डिवीजन है। इट्स नॉट अबाउट दैट स्मॉल प्रोविंस। गिलगित बल्तिस्तान की पोजीशन बहुत सेंसिटिव है। इंडिया को एतराज है, इंडिया क्लेम करता है कि गिलगित बल्तिस्तान हमारा इंडिया का हिस्सा है, आपने जबरदस्ती हमसे छीन लिया। उन्होंने तो बल्कि वहाँ के मेंबर पार्लियामेंट्स भी अपने नामजद किए हुए हैं इंडिया ने गिलगित बल्तिस्तान के। गिलगित बल्तिस्तान वो है जिसमें गिलगित बल्तिस्तान में आपको याद होगा नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री जो है हमारी, उसमें ज्यादातर वही लोग होते हैं, क्योंकि नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के लोग ही उन पहाड़ों में रह के हमारी
सियाचिन और उस जगह की हिफाजत कर सकते हैं, सियाचिन और उसमें नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री जो है, उन्हीं के नौजवानों ने कारगिल में भी की फतवात में भी अहम किरदार उन्होंने अदा किया था। सबसे ज्यादा शहीद वही हुए थे। सियाचिन में भी सबसे ज्यादा शहादतें उन्हीं NLI वालों की हैं, और नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री वाले जो हैं वो ज्यादा गिलगित बल्तिस्तान से बिलोंग करते हैं। वो हम पे जाने कुर्बान कर रहे हैं और हम उनके एक जमहूरी हक है उस पर एतराज कर रहे हैं। वहाँ टोटल 33 सीट्स थी असेंबली की, जिनमें से 21 PTI की थी, 2 शायद मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन या आज़ाद थी, वो भी इनके इत्तेहादी थे, PTI के साथ मिले हुए थे। तो 33 में से 23 जो है वो गवर्नमेंट में थे, जिसके खालिद खुर्शीद जो चीफ मिनिस्टर थे उनकी डिग्री पे एतराज हुआ। एतराज पीपल्स पार्टी और नून लीग वालों ने किया हुआ था। नून लीग की वहाँ 3 सीटें हैं, पीपल्स पार्टी की 4 सीटें हैं। 7 सीटों वाले अब वहाँ हुकूमत बनाने के ख्वाब देख रहे हैं, और ये ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह वहाँ के चीफ कोर्ट उनके साथ मिले हुए हैं, और चीफ कोर्ट वहाँ के चीफ जस्टिस को कहा जाता है, उन्होंने पहले खालिद खुर्शीद की डिग्री बगैर तहकीक किए रिजेक्ट कर दी। खालिद खुर्शीद कहते हैं वो केस मेरा वकील लड़ेंगे, लेकिन जिस तरह उन्होंने अपनी आउट गोइंग स्पीच में जो तकरीर की, और वहाँ जिस तरह नौजवान यूथ GB की गिलगित बल्तिस्तान की यूथ वहाँ नारे लगा रही थी कि इमरान तेरे जान निसार बेशुमार बेशुमार, इस तरह के नारों से शायद तकलीफ हुई हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को। और फिर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के आजकल करिंदे बने हुए हैं शहबाज शरीफ साहब और PDM वाले, शायद इन सब को नारों से तकलीफ हुई, तो इन्होंने वहाँ रातों रात ये आर्डर अहकामात भिजवाए कि अब वहाँ असेंबली का इजलास होने से रुकवा दें। असेंबली को ताले लगा दिए गए, स्पीकर डिप्टी स्पीकर अंदर जा नहीं सकते। हालांकि गिलगित बल्तिस्तान के MPs कहीं भी MPP जो मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली हैं, वो किसी जगह भी 23-24 इकट्ठे होकर इजलास कर लें, किसी आम जगह पे, जमीन पे, रोड पे, सड़क पे, किसी जंगल में कहीं बैठ के वो इजलास कर लें और अपना नया चीफ मिनिस्टर मुंतखब कर लें। दे कैन डू दैट। उनकी असेंबली के लिए इट्स नॉट नेसेसरी कि वो पार्लियामेंट बिल्डिंग की असेंबली हो। असेंबली का मतलब है गैदर होना, इकट्ठे होना। मे भी वो इस तरह का कोई काम कर लें, और उसकी रिपोर्ट जब बाहर आएगी तो उसको फिर इंडिया किस तरह उछालेगा, फिर हम किसको मुंह दिखाएंगे, फिर क्या हम शर्मिंदा, हम अवाम तो होंगे, लेकिन ये ढीठ हुक्मरान शायद शर्मिंदा फिर भी ना हो। ज्यादती कर रहे हैं वहाँ। 7 वाले को अब कन्वर्ट करने में ये कह रहे हैं, पीपल्स पार्टी वालों ने कहीं क्लेम किया है कि हमने 8 PTI के मेंबर प्रोविंशियल असेंबली तोड़ लिए हैं। अगर 8 इन्होंने तोड़ लिए हैं तो 23 में से 8 तोड़ें तो पीछे वाकई उनके पास जो है वो 15 रह जाते हैं। तो 15 से हुकूमत नहीं बनती। हुकूमत बनाने के लिए मिनिमम 17 चाहिए। तो इस तरह ये कराची वाला वहाँ दोहराना चाहते हैं, लेकिन नुकसान तो पाकिस्तान का हुआ, पाकिस्तान की साख का हुआ, और इंडिया के सामने हम मुंह दिखाने के क्या काबिल होंगे। और फिर हम एक तरफ क्लेम करते हैं कि हमने टूरिज्म का फरोग देना है। टूरिज्म का फरोग आपने कहाँ देना है? आज़ाद कश्मीर में टूरिज्म को फरोग देना था आपने। आज़ाद कश्मीर में आपने क्या किया? आज़ाद कश्मीर के अवाम ने PTI को हुकूमत दी, आपने वहाँ PTI तोड़ के वहाँ से एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया, और वहाँ पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के लोग वहाँ एंजॉय कर रहे हैं। वहाँ हुकूमत PTI की नहीं रही, बल्कि एक बागी ग्रुप प्लस PDM की हुकूमत है। वहाँ आपने कश्मीर फतह कर लिया, लेकिन वहाँ अगर लोग टूरिज्म के लिए जाएंगे तो मकामी लोग अगर उनसे खुश नहीं होंगे तो वो पंजाब से जाने वाले, सिंध से जाने वाले या इस्लामाबाद से जाने वाले लोगों को क्या वो खुले दिल से और खुली बाहों से उनका इस्तकबाल करेंगे? वो कहेंगे वो आप वो लोग हैं जिन्होंने हमारा यहाँ मैंडेट था, आपने वो तस्लीम नहीं किया, आपने हमारे मैंडेट के खिलाफ यहाँ शब खून मारा। अब आप गिलगित बल्तिस्तान में आप टूरिज्म के फरोग की बात करेंगे, वहाँ जब हमारे टूरिस्ट जाएंगे हमारे पूरे पाकिस्तान से, तो क्या गिलगित बल्तिस्तान वाले आपको वार्म वेलकम करेंगे? क्या वो खुशी से आपको इस्तकबाल करेंगे? और क्या फिर आने वाले दिनों में अगर वहाँ नाखुशगवार वाक़यात, अल्लाह ना करे ऐसे हों, तो आप क्या किस किस्म के टूरिज्म को आप फरोग देना चाहते हैं? किस किस्म की आप कौमी यकजहती की बात कर रहे हैं? क्या आप दुनिया अक़वाम आलम को मुंह दिखाने के काबिल रहेंगे? ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को आपने पहले नाराज़ किया हुआ है। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के बारे में आपने कहा हुआ है कि ये शेमलेस पीपल हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी 1 करोड़ 10 लाख आपसे नाखुश हैं। आपने गिलगित बल्तिस्तान को नाखुश कर दिया, आपने KP वालों को पहले नाराज़ किया हुआ है, आज़ाद कश्मीर वालों को नाराज़ किया हुआ है। आप करना क्या चाहते हैं? आप पाकिस्तान को क्या उसको दोबारा रीसाइज करना चाहते हैं? क्या आप पाकिस्तान को स्क्वीज करके सिर्फ लाहौर तक लेके आना चाहते हैं? और लाहौर में भी आप कौन सा आपका कंट्रोल है? आप कल ओपन करें, लोगों को आने दें। लिबर्टी चौक पे या मीनार पाकिस्तान पे इमरान खान भी कॉल देता है, अपनी मरियम नवाज जो अपना क्राउड पुलर हैं वो भी एक कॉल देख लें, देख लेते हैं कि इमरान खान के साथ हैं लोग या मरियम नवाज के साथ हैं। आप लोगों के मैंडेट का, लोगों की सोच का, लोगों की राय का क्यों नहीं एहतराम करते? जब तक आप लोगों की राय का एहतराम नहीं करेंगे तो IMF ने आज तो आपको एक स्टैंड बाई एग्रीमेंट आपके साथ कर लिया, लेकिन आगे चलकर शायद IMF भी आपको जवाब दे दे। और जब IMF ने भी जवाब दे दिया तो फिर चाइना ने भी भाग जाना है, सऊदीया ने भी पीछे हो जाना है, UAE ने भी आपके साथ नहीं चलना। फिर आप किधर जाएंगे?
फिर उसके बाद फिर आप इमरान खान की मिन्नत करेंगे, किसको बुलाएंगे फिर आपको बचाने के लिए? इस तरह ना करें अवाम के साथ। ये कोई छोटा मुल्क नहीं है, ये सिर्फ आपकी कोई इत्तेफाक फाउंड्री नहीं है, ये 250 मिलियन लोगों का मुल्क है और इन लोगों का कोई इज्जत है, कोई एहतराम है। बाहर की दुनिया इनको एहतराम से देखती है कि दे आर हार्ड वर्किंग पीपल, दे आर ऑनेस्ट पीपल, दे आर डेडिकेटेड वर्कर्स। हमने ओवरसीज पाकिस्तानियों ने बड़ी मुश्किल से अपने बारे में ये तासर काम किया है कि ओवरसीज पाकिस्तानी और पाकिस्तान के लोग मेहनती लोग हैं, हार्ड वर्किंग हैं, ट्रस्ट वर्दी हैं, ऑनेस्ट पीपल हैं और मेहनत से काम करते हैं। आप हमारा ये इमेज जो है प्लीज रियून ना करें, इसे जाया ना करें अपने 4 दिन की हुकूमत के लिए। थैंक यू। क्विकली कि मालाकंड के लोगों ने तो बाकायदा ओथ लिया है कि अगर कोई पुलिस वाला उनके घर में जैसा करेगा, आंख के बदले आंख, कान के बदले कान, नाक के बदले नाक, सिविल डिसोबीडियंस का मामला चलने जा रहा है। आपने बताया कि सीपैक भी पीछे हटेगा, चाइना भी पीछे हटेगा। यहाँ मैं बताना चाहती हूँ कि चाइना गर्म पानियों तक ईरान के ज़रिए और अफ़गानिस्तान से होता हुआ पहुंचना चाह रहा था और अफ़गानिस्तान में ट्रेन लाइन बिछा दी गई है। पाकिस्तान अपने ही नखरों के बीच में ना एक कश्ती में पाँव रख सका ना दूसरी में रख सका। मेरा सर आपसे आखिरी सवाल है और मेरा कंसर्न भी है। लिविंग इन कनाडा वी वांट ह्यूमन राइट्स एंड इक्वालिटी की बात करते हैं। पाकिस्तान में इससे पहले फ्रांस में जब हुआ था तो पाकिस्तान की मजहबी तंजीमों ने बड़ा ज़ोर लगाया था कि पाकिस्तान को चाहिए कि वो अपने सफ़ीर को वापस बनाने, यानी वो हर चीज़ को मिक्स करने के कायल हैं, घड़म्बा बनाने के कायल हैं। हालांकि जो आपकी डिप्लोमेसी है वो अपनी जगह होती है, आपकी तिजारत अपनी जगह पे होती है। अब सर ये जो स्वीडन में कुरान पाक को नज़र आतिश किया गया है, इसके नतीजे में बेशुमार ईसाइयों को मैं जानती हूँ जो क्रिश्चियंस हैं और अहमदीज़ हैं जो पाकिस्तान से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, मगर उस मुल्क का क्या अलमिया है कि नज़र आतिश कहीं और किया गया है। गलत है, एब्सोल्यूट गलत है, मगर कुरान की हिफाजत की ज़िम्मेदारी अल्लाह ने लोहे महफूज में रख के भी कर ली, उसने में करनी है। ये जो पाकिस्तान में अब क्रिश्चियंस के साथ ज़्यादती कर रहे हैं कि उनकी स्लीब को पाँव के नीचे रोंदा जा रहा है, तो मेरी तो खैर सॉलिडेरिटी है। और अगर मेरी मसीह बरादरी कहती है लश्कर जंगवी इसमें इन्वॉल्व है और उन्होंने डायरेक्ट थ्रेट किया है कि क्रिश्चियंस को मारेंगे, तो साहब लश्कर जंगवी किसी मुसलमान का भी नहीं है। दोज हु आर दहशतगर्द, जिनका काम ही लोगों को मारना है, उनका काम मारना है। फैज़ विलाना साहब, मैं यहाँ से आपसे कमेंट चाहती हूँ और इजाज़त चाहूँगी। बहुत ज्यादती कर रहे हैं। अगर लश्कर जंगवी XYZ कोई भी तंजीम अगर इस तरह का कोई स्टेटमेंट दे रही है या इस तरह का कोई काम कर रही है तो ये अफसोसनाक है। स्वीडन वाला वाकया वाकई अफसोसनाक है, नहीं होना चाहिए और उस पर पूरी आलम इस्लाम को पूरे ज़ोर से आवाज़ उठानी चाहिए। अब आपने देखा कि कल इमरान खान ने अनाउंस किया है कि जुम्मे वाले दिन पूरी कौम बाहर निकले और ये स्वीडन के वाक़े पे एहतजाज करे। अब इमरान खान ने, ठीक है, उनकी एक इंक्लिनेशन भी है इस्लाम के हवाले से भी, लेकिन इमरान खान ने इसे ये भी देखा है कि उनके लोग बिल्कुल बाहर नहीं निकल रहे थे, तो उन्होंने कहा चलें पहली ट्राई जो है ये कुरान की बेहरमती के हवाले से मैं अपने लोगों को बाहर निकालूं। और उनकी अनाउंसमेंट करने की देर थी तो इमरान खान ने ये तकरीबन मंडे ट्यूसडे को अनाउंस कर दिया कि जुम्मे वाले दिन हम जुम्मे की नमाज के बाद पूरे पाकिस्तान में मुजाहरे करेंगे और मुजाहरे करने चाहिए और हम करेंगे और हमारे लोग करें। इमरान खान ने अपील की थी। गवर्नमेंट के पास रिपोर्ट्स पहुंची कि PTI तो पूरी तैयारी के साथ जुम्मे वाले दिन बाहर निकल रहे हैं और फिर ये कुरान के मामले पे भी नंबर ले जाएंगे, वैसे भी बाहर निकल आएंगे। तो ये तो फिर लगेगा ऐसा कि इमरान खान के हुक्म पे पूरी कौम बाहर निकल आती है, चाहे वो कुरान के हवाले से। ज़ाहिर है कोई भी अपील करता हो कुरान के हवाले से तो लोगों ने निकल आना था, लेकिन पहले इमरान खान कर गए। तो फिर इन्होंने हंगामी तौर पर जॉइंट सेशन जो बुलाया, उस जॉइंट सेशन में भी शहबाज शरीफ साहब ने स्पीच भी की और उन्होंने कहा कि कल जुम्मे वाले दिन हम पूरी कौम बाहर निकलेंगे और जुम्मे के बाद हम एहतजाज करेंगे। उन्होंने फौरी तौर पर इमरान खान से, जो उन्हें नज़र आ रहा था कि कौम निकलेगी तो वो इमरान खान उसका क्रेडिट ना ले जाए, उन्होंने वो अपने तौर पर ऑफिशियल कर दिया और अब जुम्मे के बाद लोग निकलेंगे और अब वो एहतजाज होगा। अच्छी बात है, एहतजाज होना चाहिए, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो सेनेटर हैं जमात इस्लामी के, सेनेटर मुश्ताक, उन्होंने उस जॉइंट सेशन में कहा कि आपको अगर एहतजाज करना है तो सिर्फ ये एहतजाज ना करें बल्कि आप अपना सफ़ीर वहाँ से वापस बुलाएं और उनका सफ़ीर यहाँ से वापस भेजें। जब ये वापस जाएगा तो उससे पूछा जाएगा कि तुम्हें क्यों वापस भेजा गया है, तो फिर आराम से इनसे डिटेल में बैठ के बात होगी। ये जो वापस भेजना और वापस बुलाया जाना होता है ये फॉरएवर नहीं होता, ये टेम्परेरी होता है, ये अलामती होता है, ये सिर्फ मैसेज जोर से वहां तक पहुंचाने की बात होती है। जब इस तरह किया जाए, और अगर उन्होंने सिर्फ यही नहीं कहा, उन्होंने कहा जितने 57 इस्लामी मुल्क हैं तमाम को अपने सफ़ीर स्वीडन से वापस बुला लेने चाहिए
और उनके वहाँ स्वीडन वालों के जहाँ जहाँ जिस इस्लामी मुल्क में मौजूद हैं सफ़ीर वापस भेज देने चाहिए। अगर 57 इस्लामी मुल्कों से सफ़ीर वापस चले जाएं और उनकी गवर्नमेंट को बैठ के इस पर गौर करना चाहिए कि हमने क्या ऐसा काम किया कि तमाम इस्लामी दुनिया हमसे नाराज़ हो गई और हमारे सफ़ीर उन्होंने वापस भेज दिए और अपने वापस बुला लिए, फिर तो यकीनन वो भी वहाँ को कानून साजी करेंगे और फिर आइंदा इस तरह के वहाँ का वाक़यात नहीं होंगे। लेकिन अगर सिर्फ एक दिन आपने रोड्स पे निकल के नारे लगाने हैं और उससे पॉलिटिकल गेन किसी ने लेनी है, चाहे इमरान खान हो चाहे शहबाज शरीफ हो, तो फिर ये सिर्फ एक रस्मी कार्रवाई होगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। हमें इससे ज्यादा सीरियस मूव की तरफ जाना चाहिए, ज्यादा सीरियस काम करना चाहिए। लेकिन इमरान खान को इस मौके पे हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि इमरान खान ने एक रहमतुल्लिल आलमीन अथॉरिटी बनाई थी। क्या अगर आप नामूसे रिसालत और तौहीन कुरान और तौहीन मजहब के मामले में इतने सीरियस हैं, तो आप रहमतुल्लिल आलमीन अथॉरिटी जो इमरान खान ने अनाउंस की थी उसी की ईंट का वहाँ कोई ईंट लगा दें, वहाँ उस काम को आगे बढ़ा दें। आप शहबाज शरीफ साहब जाएं वहाँ अपनी तख्ती लगाएं, वहाँ कोई बिल्डिंग बनाएं, वहाँ बंदे अपॉइंट करें, रहमतुल्लिल आलमीन अथॉरिटी को ही आगे बढ़ा दें अगर आप वाकई बहुत शुक्रिया इस्लाम और मजहब के हवाले से कुछ करना चाहते हैं तो। बहुत शुक्रिया फयाज भाई। वैसे मैं बिल्कुल हम टाइम की स्लॉट में से हमेशा निकल जाते हैं, तो उस लिहाज से मैं बिल्कुल ज़ाती तौर पे इस चीज़ की कायल हूँ। उस मुल्क में तालीम की कमी है। आप हिंदुस्तान को, मैंने आज के प्रोग्राम में शुरू में भी ये कहा था कि हर चीज़ का अपना एक खाना होता है। आपका एहतजाज रिकॉर्ड करने के मुख्तलिफ तरीक़ाकार हैं, जिसमें वाज़ेह दलील आज बिटवीन फ्रांस एंड टर्की है कि फ्रांस ने, अगर मैख्वा ने ज़ाती तौर पे इन्वॉल्व हो के एक स्कूल उनके को रोका है, तो टर्की ने उनके जो चलते हुए स्कूल हैं उनको रोक दिया है, जिसकी वजह से मैख्वा ने, जो फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने माजरत भी चाहिए, इनके स्कूल के प्रोसेस को तेज़ भी किया है। तो आपके हमारे मुल्क में तालीम का फुकदान वैसे है, वैश्याना हरकतों का वैसे इंतहा है। मेरा ख्याल है कि जो रोज़ रोज़ एहतजाज और आवाम को सड़कों पर बुलाना, आपका हर लीडर, चाहे वो पीपल्स पार्टी है, चाहे वो मुस्लिम लीग है, चाहे वो तहरीक इंसाफ है, दे यूज पीपल फॉर देयर पर्सनल बेनिफिट्स। लेट पीपल फोकस ऑन देयर वर्क। जापान की तरक्की को देख लें, चाइना की तरक्की को देख लें, मगर हमारी प्रॉब्लम और हमारा अलमिया ये है कि हम हर मामले के बीच में लोगों को लड़ाने के लिए बाहर निकाल लेते हैं। दिस इज़ माई पॉइंट ऑफ व्यू। पर एनीवेज, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू, बहुत शुक्रिया।